बाजार में नया रिकॉर्ड हाई बना। निफ्टी पहली बार 22,186 का लेवल टच होने में कामयाब रही। अंत में इंडेक्स 81 अंक उछलकर 22,122 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 281 अंकों की मजबूती के साथ 72,708 पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में दर्ज की गई, जबकि आईटी और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आज गिरावट हावी रही। इस बाजार के क्या है की पॉइंट्स, क्या है मायने और यहां से बाजार को क्या संकेत मिल रहे हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा बताने के लिए जुड़ चुके हैं। डिम्पी, जरा बताइए आज आखिर बाजार में किस तरह की हलचल रही और यहां से बाजार कैसा दिख रहा है? आज मार्केट ने फिर से नया हाई बना दिया और आज 22,186 का नया हाई लगाया। नया हाई तो लगाया लेकिन 22,200 पार नहीं किया। ये थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है लेकिन 22,200 को पार नहीं कर रहा। अच्छी बात यह है कि 22,000 के ऊपर ही आज हमको फिर से क्लोजिंग मिली है। प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा सीवियर नहीं थी। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि हमने 11 सत्रों के बाद फिर से नया हाई लगा दिया, लेकिन इस हाई के बाद का जो फ्यूल चाहिए होता है मार्केट के अंदर वो अभी भी एब्सेंट दिख रहा है। 46,500 के आसपास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। ये थोड़ा स्पेसिफिक है, अच्छा है इसकी क्लोजिंग और थोड़ा लेगार्ड है। मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी को अभी भी निफ्टी के जैसे ऊपर आने के लिए थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन ये एचडीएफसी के हाथ में है, ये एक्सिस के हाथ में है, इंडसइंड और कोटक के हाथ में है। कुछ वेटेज वाले बैंक ही बैंक निफ्टी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज का सेशन कुल मिला के ठीक था, बट नेक्स्ट सेशन में बाजार शायद 1 से 2 दिन अभी और लेगा अपने हाई को बाद में और थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आ जाए, लेकिन मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि इंडाइसिस में आप 20% से ज़्यादा पैसा ना रखें। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयर्स जैसे डिक्सन था, रिडिंगटन था या एम्बर एंटरप्राइज था, वो काफ़ी बढ़िया चले। कुछ मार्केट में खबरें भी आ रही हैं थोड़ी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन की, इनको गवर्नमेंट थोड़ा इंसेंटिवाइज भी कर सकती है। तो ये कुछ एक सेगमेंट थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। इसके अलावा बड़े शेयर्स में आज बजाज ग्रुप के 2 शेयर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो चले। ये कुछ आगे और भी चलते हुए दिख सकते हैं आपको, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मार्केट में थोड़े डिफेंसिव शेयर्स भी आएंगे, जैसे आज 2 नए शेयर्स ने हाई लगाया। फर्स्ट था सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये दोनों डिफेंसिव माने जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स के। तो डिफेंसिव प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रेसिव शेयर्स आपको मार्केट के अंदर आज भी आते हुए दिखेंगे। मार्केट में जब भी नया हाई या नया लो लगे तो चर्निंग का समय होता है। आपको चर्न जरूर करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को खंगाल खंगाल के चेक कीजिए। जहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स को बुक करें, और जहां पे थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशन पे अच्छे मिल रहे हैं, उन शेयर्स को वापस से जगह दें। 4-5 शेयर मार्केट के अंदर वेटेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका चलना फिर से बहुत जरूरी है अगर आपको नए हाई वापस से क्रिएट करने हैं। फर्स्ट रिलायंस, सेकंड HUL, थर्ड TCS, फोर्थ इन्फोसिस, 5वां L&T और छठा HDFC बैंक। ये कुछ एक शेयर्स हैं, इनको आप रोज चेक करें। अगर इनमें से 2 या 4 शेयर भी लीडरशिप लेके आते हैं तो बाजार अपने इस प्रॉफिट्स को इरोड नहीं करेगा। इनमें लीडरशिप नहीं आती है तो फिर बाजार प्रॉफिट बुकिंग के ताक में बैठा हुआ है और इसको 100-200 पॉइंट कम से कम निफ्टी के अंदर खाली करेगा, 200 से 250 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 500 पॉइंट खाली कर सकता है। इसलिए थोड़ा संभल कर कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। और अब हम धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ेंगे। 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो ये हफ्ता अपने आप में काफ़ी क्रूशल है। थोड़े लो वॉल्यूम के साथ काम करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका बाजार के इन अहम बिंदुओं को हमारे सामने रखने के लिए। और बाजार में ट्रेडिंग के घंटे को बढ़ाने को लेकर एनएसई किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती। एनएसई के एमडी और सीईओ ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सेबी और ब्रोकर्स की मंजूरी के बाद ही फैसला होगा। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल से आशीष चौहान ने खास बातचीत की, जिसका एक अहम हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। In a way, all the brokers have to agree, SEBI has to agree. So whenever they tell, we will do it. Otherwise, in GIFT City, we have 22 hours exchange working, which works on our own technology. In India itself, in India jurisdiction, we have commodities exchange working for till 11:30 in the night. So we have some examples and other things. But as and when people feel comfortable in the stock markets, we will do it. We are not in a hurry. But the phase 1 will of course be FNO. Naturally, because that's what the rest of the world does. Because although we were the pioneers of automated trading, the rest of the world became automated later on. But they have gone for literally 24 hours trading. We have remained with 6 hours, 15 minutes trading. But that's besides the point, right?
चले बढ़ते हैं आगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai भारतीय मार्केट में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। आईपीओ को लेकर क्या है डिटेल्स, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से बताने के लिए जुड़ चुके हैं। सुमित, बताएं आखिर Hyundai के आईपीओ को लेकर क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Hyundai अपना आईपीओ प्लान कर रही है। इस साल सबसे बड़ा आईपीओ होगा भारत का अब तक का LIC को पछाड़कर। और इसके बाद अभी जो पिछले हफ्ते डीलर्स कॉन्फ्रेंस हुई है Hyundai की, उसमें उसने जिक्र किया है अपनी प्रायोरिटीज़ का, और ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि जब आईपीओ आने वाला है, प्लानिंग हो रही है, तो क्या पूरी रोड मैप रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अनुसार 3 बहुत बड़ी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लाई जाएंगी। अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी Hyundai की वो 50 लाख के ऊपर है, पर नीचे 20 से 25 लाख के बीच ये अफोर्डेबल ईवीज आएंगी। दूसरा, मार्जिन पे काफ़ी फोकस रहेगा इस साल कि मार्जिन और मुनाफा डीलर्स का और अपना दोनों पे कंपनी काफ़ी फोकस करेगी। और तीसरा, SUV मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाएगी। इन तीनों के चलते ये पूरा इस साल का जो कह सकते हैं कि रिकॉर्ड पिछले 2023 में 6 लाख के ऊपर यूनिट बिके थे, उसको इस साल क्रॉस करने की एक तरह से फिर से कोशिश की जाएगी। बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो $30 बिलियन वैल्यूएशन पे जो 15 से 20% हिस्सा बेचने का प्लानिंग है Hyundai का, और $3 बिलियन रेज करने का प्लानिंग है Hyundai का। इस पर काम चल रहा है। 2 बैंकर्स एंगेज हो चुके हैं, लीगल फर्म आ चुकी है, और अभी जो निर्माता है, जो दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता Hyundai, वो वैल्यूएशन के मुताबिक भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसके लिए ये कैसा पूरा आगे जाने वाला रोड मैप होगा, इसके बारे में डीलर्स से बातचीत की गई है पिछले हफ्ते। शुक्रिया सुमित से अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। शुगर शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। क्या ये तेजी आगे भी बनी रहेगी? क्या है तेजी के ट्रिगर्स? हमारी सहयोगी अशेषा बता रही हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से शुगर सेक्टर फोकस में रहा है। इस साल डेफिशिएंट मॉनसून थी, जिसके चलते शुगर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिला। याद रखिए, दिसंबर के महीने में गवर्नमेंट ने शुगर केन का यूज़ रिस्ट्रिक्ट किया था एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। गवर्नमेंट का मानना था कि सफिशिएंट सप्लाई रहना चाहिए शुगर के लिए, जिसके चलते इथेनॉल प्रोडक्शन पर कर्ब्स लगाए गए थे। अब कुछ नए डेवलपमेंट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। शुगर प्रोडक्शन और कल्टिवेशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया। इनफैक्ट 15 जनवरी के डेटा को देखें तो शुगर क्रशिंग 7% लोअर था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन एक महीने बाद 15 फरवरी को शुगर प्रोडक्शन अब केवल 4% लोअर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो जो शुगर क्रशिंग का डेटा था वो अब नैरो होता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक पॉजिटिव है शुगर सेक्टर के लिए। इसके अलावा शुगर प्राइसेस की भी बात करते हैं। शॉर्ट सप्लाई के कंसर्न्स थे, जिसके चलते शुगर प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब सप्लाई कंसर्न्स ईज होते हुए नजर आए, जिसके चलते एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना है कि शायद कुछ प्रेशर शुगर प्राइसेस पर देखने को मिलेगा और शुगर प्राइसेस अब कम होते हुए नजर आ सकते हैं, जो एक नेगेटिव होगा शुगर सेक्टर के लिए। याद रखिए, एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन किए हैं इस शुगर सीजन के लिए। उसके अलावा इथेनॉल के लिए शुगर केन सप्लाई भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर सप्लाई बढ़ता है तो शुगर प्राइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुगर सीजन 24 की बात करें तो अब एस्टिमेट है कि 31.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो सकता है फुल ईयर में। महाराष्ट्र और कर्नाटका में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कल्टीवेशन और प्रोडक्शन लोअर साइड पे है, जिसके चलते फुल ईयर प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल इन ऑल जो प्रोडक्शन के कंसर्न्स थे फुल ईयर के लिए, वो अब नैरो होते हुए नजर आए और एक पॉजिटिव ट्रिगर है शुगर स्टॉक्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका। रिजल्ट सीजन यानी नतीजों का दौर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कहती है, हमारी सहयोगी स्नेही के पास चलते हैं। स्नेही, बताएं आखिर क्या कहती है ब्रोकरेज की रिपोर्ट अगर रिजल्ट को देखें। जी बिल्कुल, बाजार में तीसरे क्वार्टर के नतीजे डिक्लेयर होने के बाद आइए देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का इन तीसरे क्वार्टर के आंकड़ों पर क्या कहना है। सिटी से शुरुआत करते हैं और क्वार्टर 3 के बाद सिटी ने रेटिंग की बढ़ोतरी की है मार्केट पे। ऑटो हेल्थ केयर कंपनियों के अच्छे नतीजे से रेटिंग बढ़ाया है सिटी ने। फाइनेंशियल्स और मटीरियल्स के कमज़ोर नतीजों से रेटिंग घटाया है सिटी ने। PSU, यूटिलिटी, डिफेंस, इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स, इंश्योरेंस पर ओवररेट है सिटी का स्टांस, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल पर सिटी अंडरवेट है। तो ये था सिटी का व्यू। अब बात करते हैं जेफरीज के बारे
बारे में। FY 24-25 में निफ्टी EPS कैगर 15% संभव हो सकता है, ये जेफरीज का मानना है। और एनर्जी, मेटल्स, ऑटो और फार्म की आय में भी जेफरीज ने मजबूती देखी है। मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं तो लगातार चौथी तिमाही के लिए उन्होंने मार्जिन में बढ़ोतरी देखी है, तो ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू है। और आखिर में बात करते हैं कि ब्रोकरेजेस ओवरऑल क्या कह रहे हैं Q3 के आंकड़े पर। और ऑटो और हेल्थ केयर की आय में गिरावट देखी है हमने Q3 में, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट ने बेहतर आंकड़े पेश किए, ये भी Q3 में देखने को मिला है। तो जी हाँ, ये था सारे ब्रोकरेजेस का व्यू Q3 के नतीजों पर। शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। 13 फरवरी को ईटी नाउ स्वदेश ने पेटीएम को एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिलने की खबर बताई थी। एक डील की खबरें हमने बताई थी, अब इस खबर पर मुहर लग गई है। क्या है खबर? हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा इसके बारे में जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं आखिर पेटीएम को एक्सिस का क्या है ये सहारा? जी हाँ, पेटीएम से जुड़ी खबर अब कंपनी के लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक्सिस बैंक के साथ एक टाई अप हो गया है, और ये जो टाई अप हुआ है वो नोडल बैंक बनने के लिए हुआ है। आपको हमने ईटी नाउ स्वदेश पे पहले ही बताया था कि पेटीएम का 5 अलग अलग लेंडर से बातचीत कर रहा है टाई अप के लिए, और अब जहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक इन्वॉल्व है उसकी जगह एक्सिस बैंक और नोडल बैंक बनाया जाएगा। साथ ही साथ बाकी लेंडर से भी बातचीत अभी भी चल रही है, और इससे असर ये होगा कि खासकर जो मर्चेंट्स हैं उनका QR, साउंड बॉक्स, जो भी इस तरीके की सर्विसेज थी पेटीएम द्वारा, वहां पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं बनेगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक रिप्लेस हो जाएगा एक्सिस बैंक से। और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से एजेंसी पे ये भी खबर आई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो प्राथमिक जांच शुरू की थी, वहां पर कोई अभी तक ऐसे सबूत नहीं पाए हैं कि फेमा के वायलेशंस हुए हैं। तो ये भी एक कंपनी के लिए बेहतर खबर हो सकती है। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी रिलैक्सेशन मिला था डेडलाइन का, क्योंकि 29 फरवरी से बढ़ाकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, उनको बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया था। इससे होगा यही कि एक तो ग्राहकों को थोड़ा समय मिलेगा उन रेस्ट्रिक्शंस की सीमाओं को मानने का, और साथ ही साथ कंपनी भी अपनी जो तैयारी है वो अब बेहतर तरीके से कर सकती है। शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो पेटीएम को राहत मिलती हुई एक एक्सिस बैंक के साथ उसकी जो डील है पेमेंट सर्विसेज को लेकर, वो इस वक्त सामने आती हुई। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेल्थ इंश्योरेंस का ज्यादा क्लेम करने वालों को अब ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। जी हां, यह खबर सामने आ रही है, और आखिर क्या है पूरी डिटेल, हमारे सहयोगी अनुराग शाह इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुराग, बताएं, ज्यादा क्लेम ज्यादा प्रीमियम, आखिर ये कनेक्शन है क्या? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप लगातार क्लेम लेते हैं तो आपको आगे चलकर प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है, आपका एक्सपीरियंस है, क्लेम आपने नहीं लिया या फिर नई पॉलिसी आपने ली है, तो वहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना होगा। और ये जो प्रक्रिया है कोहरेट बेस्ड प्राइसिंग की, ये इंश्योरेंस कंपनियां अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बड़ा तबका है जो क्लेम नहीं भी लेता है, लेकिन उनका प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए ये तरीका अपनाने जा रही है इंश्योरेंस कंपनियां। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा सुझाव भी मांगे गए हैं, तो इसमें कैटेगराइज किया जाएगा, बकेट बनाई जाएगी, और उस बकेट के हिसाब से जिस कैटेगरी में पॉलिसी होल्डर आएगा उसको लोडिंग परसेंटेज उस तरह से देना होगा। नो क्लेम का एक बकेट होगा, 50% क्लेम का एक बकेट होगा, 100% क्लेम का एक बकेट होगा, 200% क्लेम का एक बकेट होगा। तो जितना ज़्यादा आपका क्लेम है, जिस बकेट में आप आएंगे उतनी ज़्यादा लोडिंग लगेगी और आपको प्रीमियम ज़्यादा चुकाना होगा। तो नए जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी प्रीमियम में, और जो प्रीमियम चुकाते हैं लेकिन क्लेम नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर भी लोडिंग कम लगेगी। तो इनका फ़ायदा 70% पॉलिसी होल्डर है उनको मिलेगा।
जिससे एक बड़ी जिस तरह से जो लक्ष्य है रेगुलेटर का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाए, तो उस कड़ी में ये पहल है कोहरेट बेस्ड प्राइसिंग की, जहां पर आपकी जो कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम तय होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेवाड़ी के बाद कल जम्मू को पीएम मोदी एम्स की सौगात देने वाले हैं। इसके बाद 25 फरवरी को राजकोट के एम्स का भी उद्घाटन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वो बड़ी सौगातें जो हैं गुजरात को देने वाले हैं। अपने गृह जनपद मेहसाणा भी जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के क्या है मायने, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से जानते हैं। समीर बताएं, गुजरात को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आयुष्मान भारत विकसित भारत के मकसद को पूरा करने के लिए सरकार कई बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रही है। 25 फरवरी को राजकोट गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 200 हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, जिसमें प्रमुख तौर पे 5 एम्स भी शामिल हैं। 5 एम्स को देश को समर्पित किया जाएगा, जिसमें एम्स मलकानगिरी, एम्स कल्याणी जो कि पश्चिम बंगाल में है, रायबरेली, भटिंडा में जो एम्स है उसको भी देश को समर्पित किया जाएगा और राजकोट एम्स को भी देश को समर्पित किया जाएगा। तो ये 5 एम्स है, लेकिन बड़ी तस्वीर ये बताती है कि 16 फरवरी को एम्स रेवाड़ी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, 20 फरवरी को जम्मू एम्स की शुरुआत की गई। तो कुल मिलाकर के 7 एम्स देश को वो समर्पित किए गए हैं और अभी एम्स की संख्या देश में बढ़ करके तकरीबन 22 पहुंच गई है। सिर्फ एम्स ही नहीं बल्कि कई और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत सरकार करने जा रही है और ये जो तमाम 200 हेल्थ इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं, इनकी जो लागत है वो 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। एक ऐसे समय में सरकार इन हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है जहाँ कुछ समय बाद में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो सरकार को पूरा उम्मीद है कि ये हेल्थ प्रोजेक्ट लोगों के स्वास्थ्य लाभ तो पहुंचाएंगे ही, बल्कि आगामी चुनाव में भी सरकार को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट जिसमें 5 एम्स शामिल हैं, इसके अलावा एडवांस्ड फूड इंफ्रा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें मोबाइल फूड वैन वगैरह शामिल है। तो ये सब कुछ शुरुआत 25 फरवरी को एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जब राजकोट में एक कार्यक्रम होगा तो इसकी शुरुआत सरकार करने जा रही है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात पीएम मोदी के यूपी दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए, जहां उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 निवेश परियोजनाओं को शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 7 से 8 साल पहले यूपी क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये राज्य तेज विकास के लिए अपनी पहचान बनाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बेहद जरूरी है। और पीएम के लखनऊ में निवेश योजनाओं और तमाम जो सौगात है उस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा। विनोद, यूपी को सौगात और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि यूपी के विकास में ही विकसित भारत का मंत्र छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है वो 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलने जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में किया गया था और जो एमओयू साइन हुए थे, उनमें से मैक्सिमम जो है वो जमीन पर धरातल पर उतर चुके हैं और उसकी जो एक अमाउंट बताई गई है वो करीब 10 लाख करोड़ की बताई गई है। 14,000 से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त जमीन पर उतर चुके हैं, जिन पर काम लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 4,000 से ज्यादा बीबीआईपीज जो बिजनेस टाइकून्स है, चाहे वो इंडिया के हों या अब्रॉड के हों, वो आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए और अपने जो निवेश प्रस्ताव हैं और जिस तरह से उनकी योजनाएं जमीन पर चल रही हैं उसको उतारने की बात यहाँ पे की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो यूपी की एक तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात यूपी करता रहा है, इस तरह के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेकर जाएगा। और इसीलिए पीएम ने आज कहा कि जो उत्तर प्रदेश का कल्चर है वो बदल गया है। अब यूपी का जो कल्चर है वो विकास का कल्चर है, वो निवेश का कल्चर है, वो बिजनेस का कल्चर है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम और कल्की धाम की सराहना करते हुए कहा कि भगवान राम की तरह ही कल्की अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। उन्होंने कहा कि आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम नए नए उदाहरण पेश कर रहे हैं। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रख रहे हैं, वहां शिलान्यास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनसे मुलाकात कर प्रधानमंत्री को इस मंदिर के शिलान्यास का आमंत्रण दिया गया था आचार्य जी के द्वारा, और अब जो है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीर कुछ वक्त पहले की है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तमाम विशेषताएं इस कल्की धाम की भी आपके सामने रखें। बहरहाल इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।